हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट बुलेचू में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं, आज हम चैप्टर 5 बात करने वाले हैं। चैप्टर 5 का जंतुओं में जनन, इस चैप्टर से टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मेरा सीरीज चल रहा था, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 में बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 को। ठीक है, चैप्टर 5 जंतु में जनन। इस चैप्टर से कौन कौन से टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे तो वीडियो का अंत तक आप जरूर बने रहिए। वीडियो का अंत तक आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमारे क्या है, जंतुओं में जनन। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है जंतुओं में जनन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जनन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जनन क्या है, जनन की परिभाषा क्या है, हम लोग जनन का पहले समझते हैं। तो चलिए जनन का परिभाषा देखिए, आपको स्क्रीन में जनन की परिभाषा दिख रही होगी। जनन क्या है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इससे आप समझ लिए होंगे, जैसे मुर्गी मुर्गी का बच्चा पैदा करता है। ठीक है, इंसान इंसान के बच्चे पैदा करते हैं। जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जीवों में जनन एक विशेष महत्व है। जनन एक विशेष महत्व है, क्यों है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखता है। पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा वंश बढ़ाना। ठीक है, जैसे हमारे दादाजी से हमारे पिताजी हुए, हमारे पिताजी से हम हुए, हमारे बाद हमारे आने वाला वंश होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जनन की प्रक्रिया से ही हमारा वंश आगे बढ़ता है। तो जनन एक विशेष महत्व है हमारे जीवों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं जनन के प्रकार कितने हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनन दो प्रकार के होते हैं। एक क्या है, एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। दो प्रकार के जनन होता है। अब इन दोनों के डेफिनेशन भी हम लोग समझेंगे आगे वीडियोस के, और भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन करते करते हम लोग डेफिनेशन भी समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, क्या आंतरिक निषेचन मादा शरीर में होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, नर शरीर में होता है, या नर शरीर के बाहर होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आंतरिक निषेचन है क्या। चलिए, आंतरिक निषेचन देख सकते हैं, आंतरिक निषेचन का परिभाषा आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आंतरिक निषेचन है क्या, वह निषेचन जिसमें मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। देखिए, मादा में एक युग्मक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, मादा युग्मक अंडाणु, और नर में एक युग्मक होता है, उसे हम शुक्राणु कहते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, मादा शरीर के अंदर आपस में मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि आंतरिक निषेचन जो है वो मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सवाल क्या था कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि मादा शरीर में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ये एग्जाम्पल है कुछ कि आंतरिक निषेचन किस में होता है। तो आंतरिक निषेचन होता है मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में, और भी बहुत सारे जीवों में। ठीक है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु जो है ना आपस में संलयन करते हैं मादा शरीर के अंदर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन जरायुज है। जरायुज, अब जरायुज क्या है इसे हम समझते हैं। चलिए, जरायुज देखिए परिभाषा जरायुज का। जरायुज क्या है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। यानी कि जो शिशु को जन्म देते हैं, सीधा शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जरायुज है, क्योंकि ये अंडे नहीं देते, ये सीधा क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। तो आइए ऑप्शन पे आते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं रिटर्न। निम्न में से कौन जरायुज है, तो जरायुज कौन होगा, आपका मनुष्य होगा। ठीक है,
अब आया बारी की मछली, तितली, मुर्गी और मछली, ये सब क्या है? ये सब अंडप्रजक है, क्योंकि ये अपने शिशु जन्म देने से पहले पहले अंडे देते हैं, उसके बाद इनका शिशु का जन्म होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वही सवाल है, निम्न में कौन अंडप्रजक है? अंडप्रजक यानी कौन अंडे देते हैं? तो अंडे कौन कौन देते हैं? क्या मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, इसमें से कौन होगा? क्या मनुष्य, कुत्ता, चिड़िया, बिल्ली? अंडे कौन देते हैं? अंडे आपको देते हैं कौन? चिड़िया देते हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली ये सब अंडे नहीं देते हैं, ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो अंडप्रजक कौन है आपका? चिड़िया है। ठीक है, अंडप्रजक का परिभाषा क्या होगी कि जो जंतु, ठीक है, जो जंतु सीधे शिशु को जन्म ना देकर, सीधे शिशु को जन्म नहीं देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुर्गी, मेढक, मछली, छिपकली आदि बहुत सारे होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या है? हाइड्रा में किस विधि से जनन होता है? हाइड्रा, देखिए हाइड्रा क्या है इसे आप समझ लीजिए। हाइड्रा एक जलीय जीव है जो कि अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, है ना। खुली आंखों से या फिर नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। ये एक जलीय जीव है, पानी में पाया जाता है और यह बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। और इसमें जनन की विधि क्या है? तो इसमें जनन की विधि है मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में किस विधि से जन्म होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से जन्म होता है। अब मुकुलन क्या है हम इसे समझते हैं। चलिए आइए मुकुलन का परिभाषा हम समझते हैं। देख सकते हैं मुकुलन का परिभाषा है। देखिए मुकुलन क्या है? यह एक अलैंगिक जनन विधि है। इस विधि के द्वारा एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। हाइड्रा में एक उभार होता है जिसे मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे मुकुल का आकार बढ़ने लगता है। अंत में मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा से टूटकर अलग हो जाता है। इस प्रकार का जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा में एक क्या होता है? उभार होता है। वो उभार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उस उभार को मुकुल कहते हैं। जब वो उभार बढ़ जाता है तो वो हाइड्रा से अलग होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए ऐसे इसे हम समझने के एक चित्र देखते हैं। इसका सचित्र हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रही होगी। ये जो आपको दिख रही है पहला चित्र, ये हमारा क्या है? हाइड्रा है। ठीक है, पहला हाइड्रा है। इसमें आपको एक उभार दिख रही है, देख सकते हैं यहाँ पे एक उभार है। ठीक है, ये उभार क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। ये उभार हमारा मुकुल कहलाता है। जैसे जैसे ये हम उभार हमारा बढ़ता है, देखिए अब आइए यहाँ पे, जैसे हमारा उभार बढ़ा तो क्या हो गया? एक हमारा नया हाइड्रा का निर्माण हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है? एक नए हाइड्रा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ? मुकुल हुआ, मुकुल से एक नया हाइड्रा का निर्माण हुआ और नया हाइड्रा के अंदर टूट जाता है, और इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा जो है मुकुलन विधि से अपना जनन करता है। आई समझ? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। अब बारी है अमीबा की। अमीबा में किस विधि से जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन विधि से जनन होता है। द्विखंडन यानी दो टुकड़ा होता है उसका। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, द्विखंडन। अब द्विखंडन क्या होता है इसे हम समझते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा भी एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है ये। ठीक है, एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव होता है ये। अब आते ये समझते हैं अमीबा के बारे में। हम लोग समझ लिए, द्विखंडन के बारे में हम लोग समझते हैं। द्विखंडन क्या है? देख सकते हैं द्विखंडन का परिभाषा। द्विखंडन यह एक अलैंगिक जनन है। यह भी एक अलैंगिक जनन है जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। एक जीव टुकड़ा होकर दो संतान उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, अमीबा द्विखंडन विधि से अपना संतति उत्पन्न करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो गया? एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। ठीक है, अब इसे भी हम एक सचित्र समझते हैं। देखिए पहले आपको दिख रहा है ये हमारे क्या है? अमीबा है। ये क्या है? हमारा अमीबा है। इसके बीच में ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये हमारा उसका केंद्रक है। क्या है? इसका केंद्रक है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे केंद्रक दो टुकड़ा में विभाजित हो जाता है। ठीक है, परिपक्व होने के बाद धीरे धीरे देख सकते हैं केंद्रक अभी दो टुकड़ों में विभाजित होने वाला है। फिर केंद्रक दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, केंद्रक दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब ये दो संतति उत्पन्न हो गया। ये दो संतति अभी हमारा पूरी दो भाग हो जाता है। देख सकते हैं एक केंद्रक इधर चल गया और एक केंद्रक यहाँ आ गया, यानी दो टुकड़ा हो गया। द्विखंडन होना, इसी विधि को कहेंगे हम लोग द्विखंडन। ठीक है, दो टुकड़ा होना इसी को क्या कहेंगे? द्विखंडन कहेंगे। तो ये दोनों ही क्या है? अमीबा के संतान है, अमीबा के
संतान है। तो अमीबा किस विधि से अपना जनन करता है? न द्विखंडन विधि से अपना जनन करता है। ठीक है, आई समझ। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? किस प्रक्रम से हम अपना पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं? ठीक है, आने वाले पीढ़ी तक हमारा वंश को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका क्या होगा? क्या पाचन है, परिसंचरण है, जनन है या शोषण है? तो इसका आंसर क्या होगा? जनन होगा। ठीक है, जनन प्रक्रम के माध्यम से ही हम अपना पीढ़ी को आने वाले समय तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो उसका आंसर जनन ही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या है? जनन का वो प्रक्रम जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे क्या कहते हैं? नर और मादा युग्मक का संलयन, यानी नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु संलयन करके क्या बनाता है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उस प्रक्रम को हम निषेचन के नाम से जानते हैं। निषेचन क्या है? निषेचन में मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु मिलकर क्या बनाता है? युग्मक बनाता है। तो उस प्रक्रम को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 का सवाल है, निम्न में कौन नर युग्मक है? कौन सा नर युग्मक है? ठीक है, तो शुक्राणु जो है आपका नर युग्मक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं शुक्राणु क्या है। ठीक है, शुक्राणु का परिभाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु यह नर युग्मक है। यह अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिका होती है जिसमें एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। नर के वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होता है। नर के वृषण में शुक्राणु का उत्पन्न होता है। वृषण एक साथ लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। देखिए शुक्राणु क्या है, चलिए इसको समझते हैं। शुक्राणु एक नर युग्मक है जो कि अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये एकल कोशिका होती है, इसमें एकल कोशिका होती है जिसमें एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पूंछ होता है। ठीक है, चलिए फिगर देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रही है जितने भी फिगर में, ये सब क्या है? आपका शुक्राणु है, जिसमें ये आपका क्या है? ये है आपका मध्य भाग और ये इसका पूंछ है। ठीक है, ये ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा है, ये इसका मध्य भाग है और वो इसका क्या है? ये आपका पूंछ है। ठीक है, और शुक्राणु किस में पाया जाता है? शुक्राणु नर में पाया जाता है, नर युग्मक है। ठीक है, जब निषेचन होता है तो शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। उसके बाद ही क्या होता है? आगे जैसे कि भ्रूण का निर्माण होना, भ्रूण के बाद गर्भाशय होना, उसके बाद शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो ये है हमारा शुक्राणु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 का सवाल है, निम्न में से कौन सा मादा युग्मक है? नर युग्मक हम लोग समझ लिए, नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। और मादा युग्मक क्या है? तो मादा युग्मक है आपका अंडाणु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अंडाणु। अंडाणु जो है मादा युग्मक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न किस में आंतरिक निषेचन होता है? किस में आंतरिक निषेचन होता है ये आपको बताना होगा। मेढक, मछली, गाय या इनमें से कोई नहीं। आंतरिक निषेचन होता है हमारा गाय में। ठीक है, गाय का यानी गाय जो है आंतरिक निषेचन के पश्चात शिशु को जन्म देता है। ठीक है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु जो है ना, मादा शरीर के अंदर क्या करता है? संलयन करता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन किस में होता है? तो बाह्य निषेचन आपका होता है जलीय जीवों में, ज़्यादातर जलीय जीवों में बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन क्या है हम पढ़ चुके हैं। निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु का संलयन जो है मादा शरीर के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन क्या है? चलिए इसका परिभाषा हम समझते हैं। आपको स्क्रीन पे बाह्य निषेचन का परिभाषा दिख रही है। क्या है बाह्य निषेचन? पढ़ते हैं, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है। ठीक है, किसका? अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन है जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है, इसलिए इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं क्योंकि ये बाहर होता है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं क्या है। मादा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती है जो कि जेली की एक परत के एक साथ जुड़ी रहती है। मादा जैसे ही जल में अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है।
देखिए, मेढक का जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है। मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती है, ठीक है, जो जेलीय परत की होती है, ये पानी में छोड़ देती है, अंडे को छोड़ देती है पानी में, और जो नर है उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शुक्राणु में एक लंबी पूंछ होती है, मध्य भाग होता है, एक ऊपरी भाग होता है। तो प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरकर अंड कोशिका के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है, जिससे निषेचन होता है और मेढक के बच्चे का जन्म होता है। ध्यान से इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ में हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि मेढक क्या करता है, मादा मेढक सैकड़ों अंडे दे देती है, पानी में अंडे छोड़ देती है, और जो नर होता है, नर मेढक होता है, वो अपना शुक्राणु छोड़ देता है, ठीक है। उनमें आंतरिक संलयन नहीं होता, आंतरिक निषेचन नहीं होता, बाह्य निषेचन होता है। नर अपना शुक्राणु पानी में छोड़ देता है, मादा अपना अंडाणु पानी में छोड़ देता है। नर का जो शुक्राणु है उसकी लंबी पूंछ होती है, उसकी लंबी पूंछ पानी में इधर उधर तैरते हुए मादा के अंडाणु के साथ संपर्क में आता है। जो मादा के अंडाणु के साथ संपर्क में आता है तो शुक्राणु और अंडाणु मिलाकर क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, और उस निषेचन के पश्चात क्या होता है, हमारा शिशु मेढक का जन्म होता है, ठीक है। तो मेढक में हमारा बाह्य निषेचन होता है। मेढक में, मछली में, ठीक है, जितने भी जलीय जीव है, सभी जलीय जीव में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। इग्वनज के विकसित संरचना को डैश कहते हैं। जब इग्वनज हमारा विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या उसे अंडाशय कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं, या फिर भ्रूण कहते हैं। इग्वनज जब विकसित होता है तब हम उसे भ्रूण कहते हैं, भ्रूण, ठीक है। पहले क्या होता है, हमारा भ्रूण का तैयारी होती है, भ्रूण तैयार होता है इग्वनज के विकसित होने के बाद। अब आते हैं कि भ्रूण क्या है। देखिए क्वेश्चन 13 में, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके डैश कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गर्भ कहते हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके सभी अंगों का विकसित हुए रहता है, पैर हाथ सब उसका निकले रहता है जब गर्भ पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है, ठीक है। यानी भ्रूण पूरा जब विकसित हो जाता है तब क्या होता है, बच्चे का शारीरिक भागों का पहचान हो पाता है बच्चों का। अगर अल्ट्रासाउंड कराएं तो बच्चे का देख सकते हैं कि हाथ पैर हिलते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो गर्भ में बच्चों का हाथ पैर मतलब सब कुछ का विकसित हुआ रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। मानव भ्रूण का एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित होने में कितना समय लगता है। सबसे पहले क्या होता है, गर्भ से पहले भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। भ्रूण क्या है, इग्वनज का विकसित रूप है। इग्वनज में बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण के निर्माण के होने के बाद ही एक शिशु का निर्माण होता है। तो भ्रूण का एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित कब होता है, उसको विकसित होने में कितना समय लगता है, 270 दिन लगता है। 270 दिन यानी कि 9 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, है ना, गर्भ के 9 महीने बाद ही बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। तो 270 दिन यानी कि 9 महीने। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है। यहाँ तो हमने ये समझ लिया कि भ्रूण को विकसित होकर शिशु का रूप धारण करने में 9 महीने लगता है। अब मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लगता है ये हमें जानना होगा। तो मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने में आपका लगभग 3 सप्ताह समय लगता है। 3 सप्ताह, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 3 सप्ताह, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। टेडपोल का वयस्क मेढक बन जाना डैश कराता है। टेडपोल का वयस्क मेढक बन जाना डैश कराता है। देखिए टेडपोल क्या है, टेडपोल मेढक का शिशु रूप है। तो मेढक का शिशु रूप से वयस्क तक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम कायांतरण के नाम से जानते हैं, कायांतरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कायांतरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्लोनिंग प्रक्रिया में एक भेड़ का निर्माण हुआ था, उस भेड़ का नाम क्या था। क्लोनिंग प्रक्रिया, देखिए क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम माध्यम से एक जीव का निर्माण किया जाता है, ठीक है। एक जीव से कृत्रिम माध्यम से दूसरे जीव का निर्माण किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग प्रक्रिया से सर्वप्रथम एक भेड़ का निर्माण हुआ था, और उस भेड़ का नाम क्या था यह आपको बताना होगा। तो उस भेड़ का नाम था डॉली। क्या नाम था, डॉली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है डॉली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्लोनिंग क्या है इसे समझ लेते हैं। क्लोनिंग है आपका किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव से विकसित करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहती है।
मात्र एक जीव से, चाहे वो नर हो या मादा हो, नर से भी हम एक जीव का क्या कहते हैं, नर से भी एक जीव का हम निर्माण कर सकते हैं क्लोनिंग के माध्यम से, या तो सिर्फ नर से ही एक जीव का निर्माण कर सकते हैं, या फिर एक मादा से ही हम एक दूसरे जीव का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक जीव से दूसरे जीव का विकसित करना क्लोनिंग कहलाता है, और यह क्लोनिंग के माध्यम से सर्वप्रथम एक भेड़ का निर्माण हुआ था। ठीक है, और उस भेड़ का नाम क्या था, डॉली था। अब आते हैं कि क्लोनिंग प्रक्रिया, देखिए क्वेश्चन 18 समझते हैं। क्लोनिंग प्रक्रिया से एक भेड़ का क्लोन हुआ था, उस भेड़ का नाम क्या था, उस भेड़ का नाम क्या था। ये हम लोग सवाल, ये रिपीटिंग हो गया, उस भेड़ का नाम हमारा डॉली था। ठीक है ना, ये रिपीटिंग सवाल हो गया हमारा, बाई मिस्टेकली रिपीटिंग हो गया है, नॉट, कोई बात नहीं, इसको रिपीट आप लिख सकते हैं। चलिए 19 पे आता है। सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन कब हुआ था, भेड़ का क्लोन हुआ था कब हुआ था, ये आपको बताना होगा। क्या यह 8 जुलाई 1996 को हुआ था, 6 जुलाई 1996 को हुआ था, 5 जुलाई 1996 या 10 जुलाई 1996। तो ये हुआ था आपका 5 जुलाई 1996 को हुआ था सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 20 को समझते हैं। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। आपने देखा होगा कि मुर्गी अंडे देने के बाद उस अंडे के ऊपर वो बैठती है ना। आप हर दिन देखे होंगे वो बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है, क्या आराम के लिए बैठती है, क्या आराम के लिए बैठती है, द्विखंडन के लिए बैठती है, मुकुलन के लिए बैठती है, या उस्मान के लिए बैठती है। ठीक है, या फिर उस्मान के लिए। तो मुर्गी जो है अपने अंडे के ऊपर उस्मान के लिए बैठती है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। वो क्या करती है, अपने अंडे को उष्मा, ठीक है, उष्मा देती रहती है, उन्हें गर्म करती रहती है, ताकि उस अंडे में चूजे का निर्माण हो सके, चूजे का विकसित हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉप MCQ क्वेश्चंस चैप्टर 5 से। इसी तरह और भी हम आगे अपलोड करने वाले हैं चैप्टर 6, 7, 8 और भी जितने सारे आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना से ही रखेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आई होगी, और चैप्टर्स भी आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और इससे पहले जितने भी वीडियोस थे, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, अपना तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।